हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी और आप सभी की स्टडीज़ भी अच्छी चल रही हैं। ठीक है, और कैसे हैं आप सब ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और आज हम करने वाले हैं फिज़िक्स। लास्ट क्लास में हमने आईसीएसई बोर्ड क्लास 7th केमिस्ट्री सब्जेक्ट कंप्लीट किया था। ठीक है, 7 चैप्टर्स सारे कंप्लीट हो चुके हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स के साथ। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वैल्यू एजुकेशन क्लास 7th के आप अच्छे से देख सकते हैं। और बायोलॉजी के भी हैंड रिटन नोट्स हमारी ही हैंड राइटिंग में लिखे हुए हैं, शॉर्ट में है फुल चैप्टर के नोट्स, आप वो भी ज़रूर देखिए। और केमिस्ट्री के भी चल रहे हैं, 4 चैप्टर्स तक अपलोड हो चुके हैं, आगे के रिमेनिंग चैप्टर्स भी हो जाएंगे। उसके बाद हम फिजिक्स के भी हैंड रिटन नोट्स देने वाले हैं आप लोगों को। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं। आज हम करने वाले हैं फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 चैप्टर नंबर 6। 5th चैप्टर तक हम ऑलरेडी सब कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स के साथ। अब फिजिक्स में भी हमारे 6 and 7 2 चैप्टर्स रिमेनिंग है, हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम करते हैं 6th चैप्टर स्टार्ट, जिसका नाम है साउंड। ठीक है, जो भी आवाज़ हम सुनते हैं आसपास, तो उन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। सो गाइज, बिना स्किप किए पढ़िएगा अच्छे से, क्योंकि आप अगर स्किप करेंगे तो क्या होता है, आपका थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो ही अगर मिस हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं है। समझ में आया? चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, सोर्सेज ऑफ साउंड, यानी कि साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती है, कौन कौन से सोर्सेज से हमें साउंड सुनाई देती है। साउंड एज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ने वाले हैं, जिसमें एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी पढ़ेंगे। साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपगेट, प्रोपगेट यानी मूवमेंट करने के लिए, साउंड को मूव करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड क्या होता है, और स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स, डिफरेंट मीडियम में स्पीड क्या होती है साउंड की। ठीक है, वो सभी ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। इन नेचर, नेचर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। डिफरेंट काइंड की साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा। डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होंगे, डिफरेंट टाइप की नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, तो डिफरेंट काइंड की साउंड उनमें से प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एट्सेट्रा ऑल प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड। एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स जैसे लिजार्ड्स, क्रोकोडाइल्स, ये सभी अलग अलग टाइप की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। थंडर, बिजली कड़कना, रेन, रनिंग वाटर एट्सेट्रा, दे ऑल्सो प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स। सम साउंड्स आर प्लीजेंट टू हियर वाइल अदर्स आर अनप्लीजेंट। अब इनमें से कुछ साउंड्स तो आपकी ऐसी होती हैं जो प्लीजेंट होती हैं सुनने में, यानी कि आपको अच्छी लगती हैं, सुनने में कोई हार्म नहीं पहुंचता, और जबकि कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं जो आपकी अनप्लीजेंट होती हैं, यानी कि आपको अच्छी नहीं लगती। यू माइट हैव हर्ड द साउंड ऑफ लॉयंस इन अ जू, आपने एक जू में लॉयंस की साउंड भी सुनी होगी। एंड ऑल्सो द साउंड ऑफ अ मॉस्किटो, एक मॉस्किटो का भी साउंड सुना होगा आपने। ईच साउंड हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म और ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग इट। हर साउंड के अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि खुद के फीचर्स होते हैं, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है या वो ऑब्जेक्ट कौन सा है जो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो उस चीज़ पर डिपेंड करते हुए हर साउंड के खुद के फीचर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। साउंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में अगर वे ऑफ कम्युनिकेशन हम देखें, इंपॉर्टेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है आपका, साउंड, जिससे आप बात कर सकते हो। समझ में आया? अब हम सबसे पहला टॉपिक देते हैं, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस। साउंड आता कहाँ से है, कहाँ से हमें आवाज़ सुनाई देती है, क्या होता है ये। साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन। साउंड प्रोड्यूस होता है आपका वाइब्रेशन की वजह से। वाइब्रेशन क्या होता है, इट इज़ द फ्रीक्वेंट टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन। मीन पोजिशन आपको पता है, ठीक है। तो वाइब्रेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंट यानी बार बार होने वाला एक मूवमेंट होता है बॉडी का, जो इधर उधर होता है। ठीक है, इधर उधर बार बार एक बॉडी का मूवमेंट होना अपनी ही मीन पोजीशन पे, अपने ही मीन पोजीशन पे किसी भी बॉडी का मूवमेंट होना इधर उधर बार बार होना, उसी को हम वाइब्रेशन बोलते हैं। वाइब्रेशन सबसे सिंपल सा एग्जांपल है इसका, फ़ोन को साइलेंट पर कर दीजिए, साइलेंट में भी वाइब्रेशन मोड पर कर दीजिए, तो फ़ोन आपका, आपने की ये टेबल है पूरी और यहाँ पर आपका फ़ोन रखा है, तो यहीं पर अपनी थोड़े से ही स्पेस भी वो क्या करता है, इधर उधर वाइब्रेट करता है।
ऐसी होता है। तो सो द वाइब्रेशन अकर्स मेनली ड्यू टू 4 रीजंस, नेमली बीटिंग, रबिंग, ब्लोइंग एंड प्लकिंग। वाइब्रेशंस जो होती हैं आपकी प्रोड्यूस, वो ओनली 4 रीजंस की वजह से होती हैं मेनली, जिनका क्या नाम है, बीटिंग, रबिंग, ब्लोइंग एंड प्लकिंग। अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं इन चारों के। सबसे पहला है, टेक अ प्लास्टिक और वुडन स्केल। एक प्लास्टिक का या वुड का स्केल लीजिए एंड होल्ड इट्स वन एंड फर्मली ऑन द टेबल बाय पुटिंग सम वेट ऑन इट। एक प्लास्टिक या वुड का स्केल लीजिए और उसका एक एंड टेबल पर कुछ वेट रखकर उसे क्या कर दीजिए, रोक दीजिए। फ्लिक द फ्री एंड ऑफ द स्केल। फ्लिक मीन्स होता है झटका देना है आपको एंड स्केल के दूसरे एंड पर। स्केल विल वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस अ हमिंग साउंड। स्केल जो है वो आपका क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा और आपकी हमिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जैसे आपने ये या टेबल है, आपने एक स्केल लिया, इस वाले एंड को तो आपने स्केल के एक एंड को आपने टेबल पर रखा और उसे किसी वेट से दबा दिया। फिर इस वाले हैंड पर आपने अपनी फिंगर से ऐसे प्लग किया, थोड़ा सा फ्लिक किया, उसे झटका दिया, तो स्केल ऐसे वाइब्रेट करता है, तो ये भी एक साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, अटैच वन एंड ऑफ अ रबर बैंड टू अ फिक्स पोजिशन और इन योर माउथ। अब रबर बैंड लीजिए, ठीक है, और उसका एक एंड, एक किनारा जो है वो एक फिक्स पोजीशन पर लगा दीजिए, या अपने आप माउथ में पकड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे ये एक वॉल है, उस पर एक हुक लगा हुआ है, उस पर एक रबर बैंड का हिस्सा कर दिया है, स्टक कर दिया है, ठीक है, अटका दिया है। तब आपको क्या करना होगा, इसको खींचिए थोड़ा सा, ठीक है, खींच कर फिर आप एकदम छोड़ देंगे तो ये ऐसे ऐसे साउंड क्या करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, बस इतनी ही पोजीशन पे। ये भी एक एग्जांपल है, साउंड प्रोड्यूस करती है ये चीज़ भी। ठीक है, होल्ड दी अदर एंड विद योर हैंड। और दूसरा जो हैंड है वो अपने, दूसरा जो एंड है वो अपने हैंड से पकड़ लीजिए। नाउ स्ट्रेच इट, आप उसे स्ट्रेच कीजिए, बीच में से क्या कीजिए, प्लग कीजिए और उसे रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए। वाइब्रेशंस होंगी, ठीक है, और साउंड प्रोड्यूस होगी। थर्ड एग्जांपल क्या है, स्ट्राइक अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑन अ रबर पैड। एक रबर पैड लीजिए, ठीक है, और उस पर एक ट्यूनिंग फॉर्क जो इस शेप का होता है, ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक कीजिए, हिट कीजिए और उसे अपने ईयर के पास लाइए। जब आप उसे ईयर के पास लाएंगे स्ट्राइक करने के तुरंत बाद, तो आपको एक साउंड सुनाई देगी। तो वो साउंड किस वजह से सुनाई देगी, क्योंकि उसमें वाइब्रेशंस हो रही हैं। जैसे ये होता है आपका ट्यूनिंग फॉर्क, ये और ऐसा जो होता है, ठीक है, आपने इसे रबर पैड पर स्टक किया, इसे स्ट्राइक किया, ठीक है, हिट किया और उसे आप अपने ईयर के पास लाए, तो जैसे ये वाइब्रेट करेगा ना, तो अपने आपको एक साउंड सुनाई देगी। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, ब्लो अक्रॉस द माउथ ऑफ एन एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड वाटर बॉटल। आप एक वाटर बॉटल लीजिए और उसे या तो खाली रखिए उस बॉटल को, या फिर पार्शियली फिल कर दीजिए, हाफ भर दीजिए। ठीक है, तो जब आप उसमें हवा ब्लो करेंगे अपने माउथ से, तो यू विल गेट डिफरेंट साउंड्स, आपको डिफरेंट साउंड्स मिलेंगी। ठीक है, डिफरेंट क्यों मिलेंगी, इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपने बॉटल में वाटर कितना रखा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। जैसे आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है 3 वाटर बॉटल्स है, तीनों में वाटर का अलग अलग लेवल है, तो डिफरेंट टाइप की आपको साउंड्स सुनाई देंगी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वाइब्रेशंस। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की वाइब्रेशन होने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन देयर आर वाइब्रेशन। साउंड तभी प्रोड्यूस होता है जब वाइब्रेशंस होते हैं, वाइब्रेशन होगा तभी साउंड प्रोड्यूस होगा। एज सुन एज वाइब्रेशन स्टॉप्स द साउंड ऑल्सो स्टॉप्स। जैसे ही आपका वाइब्रेशन रुक जाएगा तो साउंड भी रुक जाएगा। द वाइब्रेटिंग बॉडीज में बी स्ट्रेच स्किन, स्ट्रेच स्ट्रिंग और एयर कॉलम्स इन पाइप और द वोकल कॉर्ड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो वाइब्रेटिंग बॉडीज होती हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, जैसे स्ट्रेच्ड स्किन जो ड्रम्स में लगी होती है, स्किन लगी होती है ना, जिस पर आप स्ट्राइक करते हो तो वो क्या होता है, वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस होती है। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग किस में लगी रहती है, आपकी गिटार में, है ना, आप उन्हें भी पुल करते हो तभी तो साउंड प्रोड्यूस होता है गिटार का। और एयर कॉलम्स होते हैं आपके पाइप में, यानी कि फ्लूट में एयर कॉलम्स बने होते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, तो इन्हीं में से तो आप जैसे एक को बंद किया, फिर ऐसे फिंगर से आप बंद करते हो, बंद खोल करते हो, तभी अलग अलग आवाज़ साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। और वोकल कॉर्ड्स, जो हमारी आवाज़ निकलती है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के में वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, उनकी वजह से ह्यूमंस में भी वो भी वोकल कॉर्ड्स भी वाइब्रेट करते हैं, तभी साउंड प्रोड्यूस होती है। जब आप बोल रहे होते हो यानी कि आपके वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं और आपकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। दी स्लोअर वाइब्रेशंस, अगर वाइब्रेशंस बहुत स्लो हैं तो वो क्या कहलाती हैं, ऑस्किलेशंस।
स्लोअर वाइब्रेशंस आर नोन एज ऑस्किलेशंस। ऑल वाइब्रेशंस हैव अ टू एंड फ्रो मूवमेंट अबाउट द मीन पोजीशन। जितने भी वाइब्रेशंस हो रहे होते हैं, यानी कि किसी भी टाइप का वाइब्रेशन हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग में हो या लिविंग थिंग में हो, ठीक है, जितने भी तरह के वाइब्रेशंस होंगे उनमें टू एंड फ्रो मूवमेंट होगा ही होगा, इधर उधर थोड़ा सा मूवमेंट होगा, लेकिन उसकी मीन पोजीशन पर ही, ठीक है। अगर मैं वाइब्रेशन की बात कर रही हूँ पूरे चैप्टर में कहीं पर भी, तो आप बस वो टेबल और उस पर जो फ़ोन रखा है उसको थोड़ी थोड़ी अपनी मेन पोजीशन पर ही तो वाइब्रेट करता है, इधर उधर करके, है ना, और एक साउंड प्रोड्यूस करता है। तो वही वाला एग्जांपल आप याद रखिए। स्लोअर वाइब्रेशंस जिन्हें हम ऑस्किलेशंस बोलते हैं, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम एन अरेंजमेंट कॉल्ड पेंडुलम। स्लोअर वाइब्रेशंस तभी ऑब्टेन होती हैं, एक अरेंजमेंट से ऑब्टेन होती हैं, जिसे हम बोलते हैं उस अरेंजमेंट को पेंडुलम। A simple pendulum consists of a thread attached from one end to a fixed object and the other free end to a small weight object called ball. सिंपल पेंडुलम आपने पढ़ रखा है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम में एक थ्रेड होता है जो एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट से उसका उस थ्रेड का एक एंड जो है वो अटैच्ड होता है, ठीक है। जैसे ये आपका फिक्स्ड पॉइंट हो गया कोई, ठीक है, और यहाँ पर आपने ये थ्रेड का एक एंड आपने यहाँ पर फिक्स कर दिया, और जो इसका जो ये फ्री एंड है उसमें आपने एक स्मॉल ऑब्जेक्ट यानी कि स्मॉल वेट ऑब्जेक्ट बांध दिया, जैसे बॉल। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज गिवन अ पुश, जब आपने ऑब्जेक्ट को, जो आपने ऑब्जेक्ट बांधा है यानी कि बॉल आपने बांधी अगर, तो आपने बॉल को पुश दिया हल्का सा, इट विल स्विंग टू एंड फ्रो, वो स्विंग करने लगेगी, स्विंग यानी झूलने लगेगी, टू एंड फ्रो ऐसे इधर उधर झूलने लगेगी अपनी ही मेन पोजीशन पे। मेन पोजीशन यानी बस जितनी कैपेसिटी होगी उतनी ही उधर से उधर जाएगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपने एकदम तेज झटका दिया है या थोड़ा सा दिया है। द मेन पोजीशन इज अबाउट द स्ट्रेट लाइन ऑफ द थ्रेड हैंगिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट। मेन पोजीशन क्या हो गई, वो स्ट्रेट लाइन, थ्रेड की स्ट्रेट लाइन जो डाउनवर्ड की तरफ आ रही है एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट से, वही उसकी मेन पोजीशन हो गई। क्या, स्ट्रेट लाइन, थ्रेड का स्ट्रेट लाइन जो डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, ठीक है, और फिक्स्ड ऑब्जेक्ट से आ रहा है। जनरली स्लोअर वाइब्रेशंस आर कॉल्ड ऑस्किलेशंस। स्लोअर वाइब्रेशंस हैं तो हम उन्हें ऑस्किलेशंस बोलते हैं, और फास्ट ऑस्किलेशंस हैं तो वाइब्रेशंस। स्लोअर वाइब्रेशंस ऑस्किलेशंस कहलाएंगे, और फास्ट ऑस्किलेशंस हैं तो हम उन्हें वाइब्रेशंस बोलते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ध्यान रखना, स्लोअर वाइब्रेशंस को हम ऑस्किलेशंस बोलते हैं, और फास्ट ऑस्किलेशंस हो रहे हैं अगर, तो वो वाइब्रेशंस होंगे। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस के 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वो क्या क्या है आपके, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। क्या क्या, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड। एम्पलीट्यूड वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का, जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी मेन पोजीशन से ऑन आइदर साइड, किसी भी साइड में हो सकता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, अगर कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो वो मूव करेगी अपनी मेन पोजीशन से किसी भी साइड, टू एंड फ्रो, इधर उधर, यानी कि 2 होती है ना, इधर उधर, तो इस साइड करेगी या फिर इस साइड करेगी, किसी भी साइड कर सकती है। तो आपको नीचे जो ये फिगर दी गई है, सी डी इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। सी डी ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है। मान लीजिए एक रबर बैंड है, आपने उसे ऐसे स्टक कर दिया मिडिल में से, तो ये ऊपर नीचे होती है, तो जितना वो ऊपर तक जा रही है, मान लीजिए इतना ऊपर तक जा रही है, ठीक है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। कितना, मैक्सिमम डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मैक्सिमम वो कितना कहाँ तक जा रही है अपनी मेन पोजीशन से, वो कहाँ तक जा रही है, वही उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। वन कैन इंक्रीज और डिक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। आप वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, कैसे, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्लकिंग हाइट ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की प्लकिंग हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करके, यानी कि अगर आपने हल्का सा उसे, मान लीजिए हल्का सा स्ट्राइक किया, ठीक है, हल्का सा प्लग किया बस, तो वो थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करेगा, और एकदम बहुत तेज, एकदम ज़्यादा नीचे तक खींचिए फिर एकदम छोड़िए तो बहुत ऊपर ऊपर तक क्या करेगा, वो वाइब्रेट करेगा। तो ये आपकी एम्पलीट्यूड जो है आप उस चीज़ पर डिपेंड करता है, आप चेंज कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो एम्पलीट्यूड को और डिक्रीज भी कर सकते हो। कैसे,
अगर बढ़ाना है तो इंक्रीज कर दीजिए उसकी प्लकिंग हाइट को, ठीक है, तेज से एकदम प्लक कर दीजिए, और अगर आपको डिक्रीज करना है तो थोड़ा थोड़ा प्लक कीजिए उसे, ठीक है। तो ये होता है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। नेक्स्ट फीचर आता है आपका टाइम पीरियड। क्या है? टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर वन कंप्लीट वाइब्रेशन टू एंड फ्रो इज नॉन एज द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है? एक वाइब्रेटिंग बॉडी ने जितना टाइम लिया एक पूरा वाइब्रेशन करने में, टू एंड फ्रो, यानी कि आपके जैसे आपने स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवाया, ठीक है, ये स्ट्रिंग ऐसे है, तो वो मान लीजिए पहले से पिछले एग्जांपल में देखा था वो ऐसे ऐसे गई थी, इसकी एम्पलीट्यूड हो गया ये वाली डिस्टेंस को, ठीक है। और जो इतना इसने टाइम लिया एक बार ऊपर जाने में और फिर नीचे आने में, जितना इसने पूरा टाइम लिया, पूरा एक वाइब्रेशन हो गया ये टू एंड फ्रो, यानी कि ऊपर भी गई नीचे भी आई, तो टू एंड फ्रो पूरा एक कंप्लीट वाइब्रेशन हो गया। तो ये कंप्लीट वाइब्रेशन करने में जितना टाइम लिया उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। आया समझ में? और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आता है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, जितने वाइब्रेशंस उस वाइब्रेटिंग बॉडी ने एक सेकंड में कंप्लीट किए, एक सेकंड में जितने वाइब्रेशंस कंप्लीट किए उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। क्या? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी पर सेकंड। एक सेकंड में वाइब्रेटिंग बॉडी ने कितने वाइब्रेशंस कर लिए, ठीक है, कंप्लीट वाइब्रेशंस करने उसे, कंप्लीट ऑस्किलेशंस, तो उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। अब हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं जल्दी से। टेक अ ट्यूनिंग फॉर्क एंड अ रबर पैड। एक ट्यूनिंग फॉर्क और एक रबर पैड लीजिए। ट्यूनिंग फॉर्क एक सिंगल मेटल पीस इज अ सिंगल मेटल पीस लाइक यू शेप विथ टू आर्म्स। ट्यूनिंग फॉर्क एक सिंगल मेटल पीस होता है, ठीक है, यू शेप होती है और उसकी दो आर्म्स होती हैं। नाउ स्ट्राइक द ट्यूनिंग फॉर्क ऑन द रबर पैड पर स्ट्राइक कीजिए ट्यूनिंग फॉर्क को, एंड यू विल ऑब्जर्व दैट दी आर्म्स आर वाइब्रेटिंग। और आप ये ऑब्जर्व करेंगे जो उसकी आर्म्स हैं ये वाइब्रेट कर रही हैं। तो ट्यूनिंग फॉर्क आपका इस शेप का होता है, तो ये दो इसकी आर्म्स हो गई, ठीक है। तो जब आप इसे रबर पैड पर स्ट्राइक करोगे तो आपको ऑब्जर्व, आप ये देखोगे कि आर्म्स जो है इसके ये वाइब्रेट कर रहे हैं। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे? टेक अ टेनिस बॉल एंड हैंग इट विद द थ्रेड। एक टेनिस बॉल ले लीजिए और उसे थ्रेड से क्या कर दीजिए? लटका दीजिए। आफ्टर हिटिंग द फॉर्क ऑन द रबर पैड, जब आप रबर पैड पर उस फॉर्क को, ट्यूनिंग फॉर्क को हिट करेंगे, ब्रिंग इट नियर द हैंगिंग टेनिस बॉल। जो आपने बॉल लटकाई थी टेनिस वाली, उसके पास उस रबर पैड को लाइए, एंड यू विल फाइंड दैट द बॉल स्टार्ट स्विंगिंग। और आप ये देखेंगे जब उसके करीब लाएंगे उस स्ट्राइक्ड ट्यूनिंग फॉर्क को, तो टेनिस बॉल आपकी स्विंग करना स्टार्ट कर देगी। इफ़ दी आर्म्स ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क आर डिप्ड इन अ बेसिन ऑफ वाटर, अगर ट्यूनिंग फॉर्क के आर्म्स को आप वाटर के बेसिन में क्या कर दोगे? डिप कर दोगे। यू विल ऑब्जर्व द वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पर भी कुछ वेव्स आने लगेंगी, लहरें बनने लगेंगी। सेम वाइब्रेटिंग फॉर्क विल प्रोड्यूस अ साउंड इफ़ यू कीप इट नियर द ईयर। और वही वाइब्रेटिंग फॉर्क जो आपने रबर पैड पर उस फॉर्क को हिट किया, उसने वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, तो वही वाइब्रेटिंग फॉर्क जो है आपका एक साउंड प्रोड्यूस करेगा अगर आप उसे अपने ईयर के पास ले जाएंगे। तो तीनों एग्जांपल्स दोनों दिखाए हुए हैं यहाँ पर आपको। आपने क्या किया? ट्यूनिंग फॉर्क लिया, उसे स्ट्राइक किया रबर पैड पर, और आपने जो टेनिस बॉल हैंग की थी उसके पास लाए, तो वो स्विंग करना टेनिस बॉल ने स्टार्ट कर दिया, तो यानी कि उसकी वाइब्रेशंस इसमें पास हो गई थी, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपने एक बेसिन लिया है और उसमें वाटर भर दिया आपने, और स्ट्राइक्ड ट्यूनिंग फॉर्क को आपने इसमें डिप कर दिया, तो वेव्स में भी क्या आने लगेंगी? वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होने लगेंगी। तो यही हमारी एक्टिविटी थी। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। जैसा आप सिंबल में HZ लिखते हैं, इसमें याद रखना H कैपिटल होता है, Z स्मॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ वाइब्रेटिंग बॉडी मेक्स 100 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, अगर एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है या वाइब्रेटिंग बॉडी है जो 100 वाइब्रेशंस कर रही है एक सेकेंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 100 हर्ट्ज। क्यों हो गई? क्योंकि फ्रीक्वेंसी यही तो होती है कि एक सेकेंड में उस वाइब्रेटिंग बॉडी ने कितने वाइब्रेशंस कर लिए। तो ये बोल रहा है आपको 100 वाइब्रेशंस करे उसने पर सेकेंड में, तो यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 100 हर्ट्ज। समझ में आया? द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन बींग्स इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? ऑडिबल यानी सुनने योग्य,
जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ही रेंज तक सुन सकते हैं। साउंड्स विद फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड्स। अगर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर चली जाती है कोई साउंड तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहलाती हैं। अल्ट्रा यानी कि एक्स्ट्रा हो गया। साउंड्स विद फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज, और वो साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लो होती है उन्हें हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स। द अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक साउंड्स आर नॉट ऑडिबल टू ह्यूमंस। अगर अल्ट्रासोनिक साउंड है और इंफ्रासोनिक साउंड है तो वो दोनों ही ह्यूमन बींग्स को ऑडिबल नहीं होती, सुनने लायक नहीं होती, यानी कि ह्यूमन बींग्स सुन नहीं सकते उन साउंड्स को। कौन सी को? इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक। समझ में आया? अब हम पढ़ेंगे वेव मोशन एंड साउंड। क्या? वेव मोशन एंड साउंड। देखिए, व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड वाइब्रेट्स, जब सोर्स ऑफ साउंड यानी कि साउंड जिस चीज़ से प्रोड्यूस हो रहा है जब वो वाइब्रेट करता है, इट क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम नियर इट। तो वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है उस मीडियम में जो उसके आसपास होता है। मीडियम इन द वे आपका एयर है, गैस, सॉलिड, लिक्विड, कुछ भी जो भी उसके आसपास होगा तो उसमें भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाएंगी। दिस मीडियम वुड बी एयर, गैस, लिक्विड और सॉलिड। ये मीडियम आपका एयर भी हो सकती है, गैस, कोई भी लिक्विड या सॉलिड भी हो सकती है, ठीक है। दिस डिस्टर्बेंस इज इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस ऑफ द मीडियम इन एन एरिया नियर द सोर्स। तो ये जो डिस्टर्बेंस होता है ये कंप्रेशंस की फॉर्म में होता है, यानी कि दबाव पड़ता है उस मीडियम का जो सोर्स के आसपास होता है। समझ में आया? जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, बुक में जो है वही हम उसे पढ़ेंगे। तो आपने ये जो फॉर्क को आपने रबर पैड पर हिट किया, फिर आपने बेसिन में जो वाटर था उसके पास लाए, तो वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में हो गया, आप उसे वाइब्रेटिंग वाले को इसके पास लाए तो उसमें भी तो साउंड प्रोड्यूस हुआ, उसमें भी तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई ना। तो वही चीज़ बोल रहा है। तो उसके आसपास का जो एरिया था उसमें दबाव पड़ा, दबाव पड़ने से क्या हुआ, उसके बीच में जो भी स्पेस था थोड़ा बहुत वो उसमें ट्रांसफ़र हो गई, जो वाइब्रेशंस की लेयर उसमें ट्रांसफ़र हो गई, इसीलिए वो साउंड प्रोड्यूस हुई, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट थ्रू द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से अब हम इसे समझते हैं। व्हेन अ पर्सन स्पीक्स, जब कोई भी पर्सन बोल रहा है, द एयर, एयर आपका मीडियम हो गया, एयर नियर हिज माउथ, उसके मुंह के पास जो एयर है, इज पुश्ड टू अ डिस्टेंस, वो एक डिस्टेंस तक पुश कर दी हो जाती है, ठीक है। आपके मुंह से हवा भी निकलती है, ठीक है, तो आपके मुंह के पास जो भी हवा होती है वो एक डिस्टेंस तक थोड़ी पुश हो जाती है। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर नियर हिज माउथ गेट डिस्टर्ब एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। जब वो डिस्टेंस तक, एक डिस्टेंस तक उसकी एयर जो होती है उसके माउथ के पास वो पुश हो जाती है, तो इस वजह से उसके मुंह के पास के जो एयर में मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, उनमें वाइब्रेशंस होती हैं, उनकी मीन पोजीशन पर उनमें वाइब्रेशंस होने लगती हैं। तो दीज वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स, उसके आसपास के जो भी वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स थे वो फिर आगे वाले जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है टिल द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर नियर द लिसनर्स ईयर स्टार्ट वाइब्रेटिंग। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक लिसनर जो सुन रहा है, जो चीज़ को सुन रहा है, उसके कान के पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट नहीं करने लग जाते, ठीक है। दीज मॉलिक्यूल्स नियर द ईयर cause the diaphragm in the ear to vibrate which send sound signal to the brain। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस लिसनर के ईयर के पास, उससे ईयर के डायफ्राम वाइब्रेट करने लग जाते हैं, और वाइब्रेट होने की वजह से वो जब डायफ्राम वाइब्रेट करता है तो साउंड सिग्नल जो है वो ब्रेन में चला जाता है। इस वजह से आप स्पीकर की बात को सुन पाते हो। क्या होता है, यहाँ से कोई पर्सन बोल रहा है, ठीक है, इसके यहाँ की जो एयर के मॉलिक्यूल्स थे वो वाइब्रेट हुए, हल्के से डिस्टर्ब हुए और एक डिस्टेंस तक वो शिफ्ट हो गए। फिर यहाँ पर जो एयर के मॉलिक्यूल्स थे इनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ, फिर जो इसके आसपास के जो मॉलिक्यूल्स थे उनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ। और मान लीजिए आपका लिसनर जो है वो आपका यहाँ पर बैठा है, तो यहाँ तक उसके कान तक जितने भी एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो शिफ्ट होते रहेंगे, वो वाइब्रेशन जो भी उसने बोला होगा उसकी साउंड वो धीरे धीरे इन एयर में क्या होती रहेगी, इसमें पास आउट होती रहेगी, और उसके कान तक जब तक नहीं पहुंच जाती वो वाइब्रेशंस चलती रहती हैं, ठीक है। और डायफ्राम में जो ईयर होता है वो वाइब्रेट करता है इन मॉलिक्यूल्स की वजह से, और साउंड सिग्नल को वो ब्रेन तक पहुंचा देता है, जिससे हम सामने वाले की बात को समझ पाते हैं। आगे देखते हैं।
ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव, जो वेव्स जाती है उसका रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। वेव्स का क्या सीन है यहाँ पर अभी हम आगे पढ़ेंगे। द मूवमेंट ऑफ अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन वन पार्ट ऑफ अ मीडियम टू अनदर पार्ट इज कॉल्ड वेव मोशन। जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ वहाँ पर पीछे जो अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा, उस चीज़ में जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, वन मीडियम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो जा रहा है उसी को हम वेव मोशन बोलते हैं। क्या? मूवमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस का जो मूवमेंट है जो मीडियम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाता है उसे हम वेव मोशन बोलते हैं। इट मे बी नोटेड दैट, ये बात आपको नोट करनी है कि पार्टिकल्स ऑफ मीडियम सेट इनटू वाइब्रेटिंग मोशन डू नॉट ट्रैवल ऑल द वे फ्रॉम द सोर्स टू द लिसनर्स ईयर। कि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, मीडियम के जो भी पार्टिकल्स हैं जो वाइब्रेटिंग मोशन में हैं, दे ऑल डू नॉट ट्रैवल, वो पूरे रास्ते ट्रैवल नहीं करते हैं सोर्स से लिसनर के ईयर तक। समझ में आ रहा है? सोर्स से यानी कि जो बोल रहा है उससे लेकर लिसनर के कान तक वो सारे जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो सारे वाइब्रेट नहीं करते हैं, ठीक है। अ वेव विच रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। एक वेव जिसमें एक मीडियम की ज़रूरत होती है, एक वेव जिसमें किसकी ज़रूरत होती है? आपको एक मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपगेशन के लिए, यानी कि साउंड के मूवमेंट के लिए आपको एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसी वेव को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव, जैसे साउंड वेव्स, ठीक है। आप वेव को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? वेव के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, यानी कि वाइब्रेशंस के डिस्प्लेसमेंट, टाइम और फ्रीक्वेंसी तो है ही अलग। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ये वेव का रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि टू एंड फ्रो करता है ना, तो ये टू हो गया, ये फ्रो मूवमेंट हो गया, और ये टाइम हो गया पूरा, कितना टाइम लिया उसने एक ऑस्किलेशंस को कंप्लीट करने के लिए। समझ में आया? तो यहाँ तक एक ऑस्किलेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये एक ऑस्किलेशन कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे कंटिन्यूड रहता है। समझ में आया? और ये आपका साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स होती हैं। कौन सी वेव हो गई मैकेनिकल वेव? एक ऐसी वेव जिसमें एक मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपगेशन के लिए, मूवमेंट करवाने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव्स। अ वेव विच डजंट रिक्वायर अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन इज कॉल्ड अ नॉन मैकेनिकल वेव। एक ऐसी वेव जिसमें प्रोपगेशन के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उसी को हम नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं। तो 2 टाइप की वेव्स हो गई आपकी, मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव हो गई जिसमें आपको प्रोपगेशन में एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और नॉन मैकेनिकल हो गई जिसमें आपको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल लाइट वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनमें आपको प्रोपगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। आगे देखते हैं, मैकेनिकल वेव्स भी आपकी 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स 2 टाइप्स की हो गई आपकी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। ये आगे यहाँ का हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, तो ये पूरा वीडियो देखिए अच्छे से, और पिछले चैप्टर्स भी देखिए। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये भी ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ डाउट है तो आप हमसे वो भी पूछ सकते हैं, और आपको फर्दर नोट्स चाहिए या PDF फॉर्म में चाहिए नोट्स, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।